अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। यानी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हीट रिलीज़ होती है, जिनमें हीट देनी पड़ती है। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझ लें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन के मुताबिक एनी चेंज यानी किसी भी किस्म की तब्दीली अगर आ रही है विच ऑल्टर्स द कंपोजिशन, यानी किसी भी मैटर की जो बनावट है, जो कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर यानी H2O, ये दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन। तो अगर कोई भी ऐसी तब्दीली आए जिसकी वजह से इस मैटर की कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, किसी भी वजह से मैटर की कंपोजिशन अगर तब्दील हो जाए तो ये कहलाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? कोई भी ऐसी वजह जिससे मैटर की कंपोजिशन बदल जाती है, इसे हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में हमें जिस प्रॉपर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को स्टडी करना है वो है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। नाम से जाहिर है, यहाँ पर थर्म से मुराद है हीट, केमिकल रिएक्शंस मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी इज़ रिलीज, या तो रिलीज़ हो रही हो या फिर रिलीज़ की जगह हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं इवॉल्व्ड। तो ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही हो, निकल रही हो, या फिर एब्जॉर्ब्ड हो रही हो यानी टेकन इन, तो उस सूरत में उन रिएक्शंस को कहा जाएगा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो मज़ीद डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की। अच्छा जी, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिनमें ऐसे रिएक्शंस की स्टडी की जाती है, यानी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी, यानी हीट जिन रिएक्शंस में निकलती है या जिन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें देनी पड़ती है, ऐसे तमाम रिएक्शंस की स्टडी जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में की जाती है, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा जनाब, मान लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। वो जो हीट रिलीज़ हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, उस हीट को कहा जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी रिएक्शन के पूरा होने पर जो हीट रिलीज़ हो या एब्जॉर्ब हो, उस हीट को कहा जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको करवाने के लिए हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। देखिए, हमने ये चैप्टर नंबर 2 में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि जब भी कभी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जब भी कभी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और अगर एक गैस हमारे पास एक सिलेंडर में मौजूद हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो मॉलिक्यूल तेज प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस पिस्टन, जो भी पिस्टन वहाँ पर मौजूद है उस पिस्टन की वॉल्स पर एक तेज प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसे हम गैस प्रेशर का नाम देते हैं। तो जब प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होने की सूरत में वॉल्यूम में तब्दीली आती है। ठीक है, वॉल्यूम में तब्दीली आती है। अब अगर हम यही काम करें, यही काम जो अभी हम कर रहे हैं कि एक सिलेंडर लें और एक पिस्टन लें और उसको जो है वो उस पर हम कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई होने दें। कांस्टेंट प्रेशर हमने पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारे पास वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई होने दें तो ये कहलाएगा एक कांस्टेंट प्रेशर है, हम इसमें इजाफा भी नहीं कर रहे और हम इसमें कुछ कमी भी नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर करवाया जाए, जब भी कभी, फिर से रिपीट कर दूं बात को, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं और उसका प्रेशर अगर हमारे पास कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट प्रेशर पर उस रिएक्शन की जो हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो,
उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहने के बजाय कहेंगे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या फिर हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन। याद रहे जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस वक्त रिएक्शन में निकलने वाली हीट या रिएक्शन पे लगने वाली हीट को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या फिर हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं ज़रा सा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, यानी वो एनर्जी जो रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस वक्त वो कहलाएगी हीट कंटेंट या फिर इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इसे हम डेल्टा एच से शो करते हैं। डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पर डेल्टा का साइन क्या शो करता है, चेंज इन हीट एनर्जी। तो कभी भी किसी सब्सटेंस किसी भी प्रॉपर्टी का चेंज अगर हमें मालूम करना होता है तो चेंज मालूम करने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि हम उसकी फाइनल हीट में से इनिशियल हीट को माइनस कर देते हैं, यानी H2 में से माइनस कर देंगे H1। ख्याल है H2 से मुराद है यहाँ पर फाइनल हीट और H1 से मुराद है यहाँ पर इनिशियल हीट। तो फाइनल में से इनिशियल मालूम करें माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन हीट आ जाएगा। तो इंथैल्पी को एक और फॉर्मूले से भी हम मेंशन कर सकते हैं, यह है डेल्टा एच यानी चेंज इन हीट या फिर चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू ई। ई स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ई से मुराद है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पी से मुराद है यहाँ पर प्रेशर एंड वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा टाइप्स देख लेते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस किन किन किस्मों के हो सकते हैं। तो बेसिकली हीट वाले रिएक्शन सिर्फ दो किस्म के हो सकते हैं। आइदर इट कैन बी एक्सोथर्मिक, यानी एक्सो मीन्स आउट और थर्म मीन्स हीट। तो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, इन रिएक्शंस को हम थर्मोकेमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज हो उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, जैसे कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर डेल्टा एच लिखा हुआ है, यानी चेंज इन हीट कितना आया, तो आगे माइनस का साइन मेंशन है। माइनस का साइन क्या शो करता है कि हीट एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। याद रखिएगा जब भी कभी हीट एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसे रिएक्शंस में हम माइनस साइन से शो करते हैं। अब कितनी हीट रिलीज हो रही है, -393.7 ये अमाउंट ऑफ हीट है कि 393.7 किलो जूल, जूल एनर्जी का यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है। और एनर्जी का जूल और इससे बड़ा अगर यूनिट देखें तो किलो जूल आ जाता है। तो किलो जूल यहाँ पर एनर्जी का यूनिट है। पर मोल का मतलब क्या है कि एक कार्बन, पर मोल मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एक मोल कार्बन का ऑक्सीजन के एक मोल से कंबाइन होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। तो इसे हम कह रहे हैं पर मोल, यानी एक मोल की फॉर्मेशन के नतीजे में इतनी हीट रिलीज हो रही है। अब 10 मोल हो तो इस हीट को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, 20 मोल्स हो तो मल्टीप्लाई बाय 20, जितने मोल्स हों उससे इस मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरी एग्जांपल देखें, जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है तो नतीजतन वाटर बन रहा है हमारे पास। अब वाटर फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसे भी हमने माइनस साइन से शो किया। कितनी हीट, -286 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल वाटर जब बनता है तो इतनी हीट रिलीज होती है। तो ये थे हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ज़रा सा ये एरो आगे पीछे होगा, इनको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे तमाम, एंडो मीन्स इन और थर्म मीन्स हीट, यानी इसमें हीट दी जाएगी। तो ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी हमें देनी पड़े, यानी सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे,
ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि कार्बन जब इन द फॉर्म ऑफ कोल, जब हम पाउडर्ड फॉर्म में कार्बन को लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में कार्बन लिया आपने, पाउडर्ड फॉर्म में सल्फर लिया, दोनों को मिक्स किया, नतीजतन कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे कि दोनों को कंबाइन कर कर मिक्स कर कर फिजिकली फिर हम इसे हीट करना शुरू करते हैं। तो जब हीट होता है तो दोनों अपनी एक्साइटेड हालत में पहुंचते हैं, जिसके नतीजे में एक गैस फॉर्मेशन होती है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड गैस बनती है तो कितनी हीट देनी पड़ती है हमें? 117.6 ये अमाउंट ऑफ हीट है। क्योंकि हम हीट दे रहे हैं इसलिए इसको पॉजिटिव साइन से शो किया, किलो जूल्स पर मोल, यानी एक कार्बन को दो सल्फर के साथ कंबाइन करने के लिए हमें इतनी हीट देनी पड़ती है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखें, जैसे वाटर फॉर्मेशन अभी हमने देखी कि किस तरीके से हो रही है। अब यहाँ पर वाटर को ब्रेक करना हो, यानी पानी को जब आप हीट करते हो और उसके नतीजे में गैसेस बनती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो ये हमें पता है कि हम हीट देते हैं तब जाकर पानी बॉयल होता है। तो कितनी हीट देंगे? जितनी बॉन्ड ब्रेक होने में लगी थी, सॉरी, जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हीट हमें रिलीज़ हुई थी, उतनी ही बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे यहाँ पर। तो हीट दे रहे हैं, इस वजह से पॉजिटिव साइन से यहाँ मेंशन किया है। तो ये थे दो हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें मज़ीद डिस्कस करना है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखें, दो लफ्ज़ हैं यहाँ पर। थर्म मीन्स यहाँ पर है हीट, और डायनेमिक्स मीन्स आपने पढ़ा होगा कि फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स की ही मज़ीद दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो उसमें हम फोर्स को ध्यान में नहीं रखते, फोर्स को साइड में कर देते हैं। तो ऐसी स्टडी को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। और जब फोर्स को आप अंडर कंसिडरेशन करते हो तो उस सूरत में कहलाती है डायनेमिक्स। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट का और मूवमेंट का कोई लेना देना है। चलें इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हीट एनर्जी का कन्वर्ट होना, यानी हीट की मदद से हम हीट को कन्वर्ट करेंगे हम इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर मूव करता है, कोई भी मशीन की बात करें, अगर कोई मशीन में अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो उस मूवमेंट की एनर्जी को हम कहते हैं इसमें मौजूद है मैकेनिकल एनर्जी। पर्टिकुलरली कहें तो सब में मौजूद है, जो हर वो चीज़ जो मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। लेकिन क्योंकि हमने हर एक एनर्जी को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबके अलग नाम दिए हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरीके से अगर कोई मशीन में मूवमेंट हो रही है तो उसे हम नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हाइट पे है कोई बॉडी, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसमें क्या पढ़ लें? हम हीट एनर्जी को किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी से हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये स्टडी कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। आसान लफ्ज़ों में फिर से बता दूं कि हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। अभी हम आम तौर पर देखते हैं कि पहले के वक्त के अंदर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरीके से हम अप्लाई करते थे कि पहले जब ट्रेन्स वगैरह चलती थी तो ट्रेन्स में हम कोयला डालते थे, कोयला जलता था, जिसके नतीजे में कोयले की हीट एनर्जी से हम क्रिएट करते थे मैकेनिकल एनर्जी, यानी ट्रेन चलना स्टार्ट होती थी। या फिर पहले के वक्त में एक छोटी कश्ती आती थी जिसके पीछे बच्चों के खिलौने थे वो, कि जिसके पीछे एक मोमबत्ती जलती थी। तो जब हम उसे जलाते थे तो वो कश्ती मूव करना शुरू कर देती थी। तो वो भी एक एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक्स की। और अगर इसी का उलट देखें, मैकेनिकल एनर्जी किस तरह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो कभी भी कोई गाड़ी, अगर कोई मोटरसाइकिल अगर कहीं दूर से रूट से ट्रैवल कर कर आ रही होती है तो आप उसके मशीन पे हाथ लगाएं, अगर इंजन पे हाथ लगाएं तो वो हमें गर्म मिलता है। तो यानी कि मूवमेंट के नतीजे में वो एनर्जी जो हमारी ज़ाया हुई वो कन्वर्ट हुई है हीट की फॉर्म में, इस वजह से तो गाड़ी गर्म हुई है। तो यही स्टडी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है।
मज़ीद आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली टर्म है हमारे पास सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए, यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। यूनिवर्स में मौजूद वो पार्ट यूनिवर्स में मौजूद वो पार्ट जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पार्ट को हम नाम देंगे सिस्टम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जैसे चाय बना रहे हैं, तो अंदर मौजूद जो हमारा मटेरियल है, वो अंदर का जो है वो हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा जिस पर ऑब्जर्वेशन की जा रही है, वो कहलाता है सिस्टम। अब सिस्टम तीन तरह के होते हैं। सिस्टम या तो हो सकता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से मुराद होती है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों किस्म की एनर्जीज, सॉरी, दोनों किस्म की एनर्जीज कह रहा हूँ, मास यानी मैटर, और एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसी को कंसिडर करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट एनर्जी और मैटर, इन दोनों का इंटरचेंज हो सके। इन दोनों का इंटरचेंज यानी ये दोनों एक्सचेंज हो सकें, बाहर से अंदर आ सकें और अंदर से बाहर जा सकें। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कप है जिसके अंदर आपने चाय डाली है, तो उस चाय को आप मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, यानी मैटर अंदर जा भी सकता है, और उसको आप निकाल भी सकते हैं, यानी मैटर बाहर भी आ सकता है। इसी तरह चाय गर्म रखी थी, रखे रखे वो थोड़ी ठंडी हो रही है, यानी एनर्जीज़ जो है वो एक्सचेंज हो रही है, हीट एनर्जी सराउंडिंग में मूव करके जा रही है। तो ये कहलाएगा एक ओपन सिस्टम। जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है इनसाइड और आउटसाइड, लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मैटर के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे वही, अगर कप ऑफ टी को अगर आप क्लोज कर देते हैं, ऊपर से सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, अब आप ये देखते हैं कि आप उसमें से ना चाय निकाल सकते हैं, ना उसमें मज़ीद चाय डाल सकते हैं। हाँ, बस इतना काम हो सकता है कि वो चाय गर्म भी हो सकती है और फिर वो ठंडी भी हो सकती है, यानी एनर्जीज का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। और थर्ड टाइप है सिस्टम की आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज हो सके, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सके, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है थर्मस फ्लास्क, यानी थर्मस जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, कि अगर हम थर्मस में गर्म चीज़ डाल देते हैं तो वो गर्म रहती है, ठंडी चीज़ डाल देते हैं तो वो ठंडी रहती है। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है कि जब तक आप उसका कैप बंद करके रखेंगे, मैटर नहीं जा रहा, मैटर बाहर नहीं आ रहा, एनर्जी भी अंदर स्टोर रहती है। लेकिन ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम की, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से एनर्जी को रोक नहीं सकते, 100% तो पॉसिबल नहीं है ऐसा सिस्टम बनाना। तो इसलिए ये हमारे पास काफ़ी हद तक करीब एग्जाम्पल है थर्मस की, क्योंकि उसमें भी 12-13 घंटे बाद जो है वो अगर गर्म चीज़ डाली जाए तो वो ठंडी हो जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, सराउंडिंग। यानी अभी हमने सिस्टम की बात की कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारे पास सिस्टम है। इसी के बरक्स जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो वो सिस्टम, अब उसके इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द पार्ट अदर देन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अलावा बाकी पूरी यूनिवर्स उस सिस्टम के लिए सराउंडिंग है। उस सिस्टम के लिए बाकी इर्द गिर्द की पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, हर चीज़ उस सिस्टम के लिए कहलाएगी सराउंडिंग। तो अब लाजमी है कि सिस्टम और सराउंडिंग दो अलग टर्म्स हैं, तो लाजमी इन्हें कोई ना कोई चीज़ तो सेपरेट कर रही होगी। तो जो इन दोनों को, सिस्टम को सराउंडिंग से जो चीज़ सेपरेट करती है, उसे कहते हैं बाउंड्री। यानी एक इमेजनरी लाइन कह लें, इमेजनरी लाइन हो या फिर रियल लाइन हो, वो लाइन जो सेपरेट कर रही है एक सिस्टम को उसके सराउंडिंग से,
तो ये कहलाती है बाउंड्री। मज़ीद देखें थर्मोडायनेमिक्स की एक दो टर्म्स और हैं जिन्हें पढ़ लेते हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, माइक्रो नहीं मैक्रो, बड़ी प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है जो किसी मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कि जिनका ताल्लुक किसी सिस्टम के हिस्से से नहीं होता, यानी सिस्टम का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिससे प्रॉपर्टी का ताल्लुक हो, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम से ताल्लुक है। मान लें कि एक जो है वो कप में आपने पानी लिया, तो उस पानी की बात करें तो ये हमारा सिस्टम है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो उस सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक सिस्टम के किसी पार्ट से ना हो, यानी पानी के किसी ड्रॉप से कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि पूरे पानी से ताल्लुक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, और भी कई सारी चीज़ें हैं, मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे हम इसमें। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती हैं, या तो हो सकती है इंटेंसिव या फिर हो सकती है एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो जो अमाउंट पर, मैटर की अमाउंट पर या फिर मैटर के साइज़ पर, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जो हमेशा सेम रहती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे डेंसिटी, अब पानी की डेंसिटी मान लें 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब पानी का एक ड्रॉप हो या पानी के 1000 ड्रॉप हो या पूरे मग में पानी हो, हर एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी आपको बराबर मिलेगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह उसके मेल्टिंग पॉइंट, आप थोड़ा सा पानी को बॉईल करो या फिर आप बहुत सारे पानी को बॉईल करो, कम हो या ज़्यादा हो, पानी बॉयल सॉरी पानी जो बॉयल होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट पानी का तब्दील नहीं हो रहा। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होगा पानी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, भले थोड़ा पानी हो या भले ज़्यादा पानी हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ना साइज़ पे डिपेंड करती हैं, ना मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? इसी के बिल्कुल अपोजिट, कि जो प्रॉपर्टीज़ साइज़ और अमाउंट पे डिपेंडेंट होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जैसे मास, अब मैटर का मास जो है वो कम मैटर होगा तो कम मास होगा, ज़्यादा मैटर होगा तो ज़्यादा मास होगा। इसी तरह वॉल्यूम, कम मास होगा तो कम जगह घेरेगा, ज़्यादा मैटर होगा तो ज़्यादा जगह घेरेगा। तो वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। नंबर ऑफ़ मोल्स, जितना ज़्यादा मैटर की क्वांटिटी होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स पाए जाएंगे। तो ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो यहाँ तक थी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टर्म्स। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा सबके। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ सवाल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।